हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप। चलिए हम लोग प्रश्नों को सटीकता के साथ अध्ययन करें। प्रश्न कहता है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ? पहला तो आप ये देखिए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ 1917 में। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना किया गया। अब यहाँ पर तमाम विकल्प आप देखें तो केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको पता होगा। ये बाल महिला शिक्षा के प्रबल अनुयायी थे। इन्होंने बेथून स्कूल के नाम से महिला विद्यालय की बालिका विद्यालय की स्थापना किए थे और इनके ही प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म सभा के बड़े ही अनुयायी थे और उसे काफी लोकप्रिय बनाए, लेकिन बाद में ब्रह्म सभा से अलग होकर के 1866 में ये आदि ब्रह्म सभा के नाम से एक अलग संगठन की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1817 में एक विद्यार्थी ने कहे थे कि भाई सर थोड़ा सा हिस्ट्री या इतिहास में कुछ विस्तार से बता दिए, तो मैं हर एक बार जो है चाहे जो प्रश्न रहता है उसको गहराई से विस्तार से ही बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन फिर भी यदि कहीं भी आप लोगों को थोड़ा लगे कि कुछ कम बतलाया गया है या कुछ इसमें और बतलाए जाने की आवश्यकता है, तो यकीनन तौर पर आप कमेंट के माध्यम से लिखें। आपको आपकी जो समस्या है, जो आपकी जिज्ञासा है, उसको यकीनन तौर पर उस जिज्ञासा को शांत किया जाएगा, उसके समुचित उत्तर आपको दिया जाएगा। तो आप में से जो भी विद्यार्थी, किसी लड़की ने मुझे किया था भाई थोड़ा सा और उसको बेहतर, तो यदि उनको लगता है जहां पर भी उनको लगे कि कुछ कम हुआ है, उनसे आग्रह है कि कमेंट के माध्यम से वो आप अपनी बात को रखेंगे। निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? जन प्रकाशन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिसके ऊपर संरचना कॉर्नवालिस ने की। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक से थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल है 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल है 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा निषेध अधिनियम तैयार हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहीं कोई विजय के लिए तो याद नहीं किया जाता है। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में यह प्रशासन है कि भारत में इंडियन सिविल सर्विस के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे। वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। और लॉर्ड क्लाइव ने जिस प्रकार से बंगाल को जीता, लॉर्ड क्लाइव ने, तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल को जीता और भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव यदि कहें तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही रखा गया। तो ये लाइन गलत हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सुधार के लिए, समाचार पत्र के सुधार के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही शिक्षा का माध्यम
अंग्रेजी को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सुधार किया था, लेकिन ये कहीं कोई विस्तारवादी नीति इसकी थी नहीं। ये सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। कॉमन पेपर कर लिए हैं, करें क्या है, कर लिए हैं सर। कहाँ से प्रिपरेशन ले रहे हैं आप प्रियंका जी? चलिए, आपकी आपसी चर्चा में है। साइंस है ना टीजीटी का? चलिए, तो मेरे विषय क्षेत्र का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ को क्या बोला जाता है? इंडियन एसोसिएशन, है ना। तो भारत संघ, इसी को अंग्रेजी में लिखा भारत इंडियन एसोसिएशन के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया। जिसे भारत संघ हिंदी में लिखा गया उसे इंडियन एसोसिएशन। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश महोत्सव, 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत किए। 1895 में इनके द्वारा ही शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। दादा भाई नेहरूजी 1892 में इंग्लैंड की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, सांसद थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें 1906 में इनके द्वारा ही स्वराज की मांग किया गया। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक तो है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का गठन किए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किनकी सहायता से किया या किनके सहयोग से? तो आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस के द्वारा, किसके साथ मिलकर किए? ठीक है सर। चलिए, नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था। 1916 में जब महात्मा गांधी लखनऊ, 1916 में जब महात्मा गांधी लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन में 1916 में जब महात्मा गांधी लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए, तब इनको राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के ही नील किसान थे, इन्हें आमंत्रित किए और इनके निमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण के किसानों के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। तो राजकुमार शुक्ल, जहां जेबी कृपलानी ने उनका स्वागत किया और महात्मा गांधी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद काम कर रहे थे। विद्यार्थीगण, जिन भी विद्यार्थी ने मुझसे कहा था कि सर थोड़ा सा इतिहास को, इस मेरे पास तो क्योंकि जनरल स्टडी के पेपर में इतिहास तो 5-7 क्वेश्चन ही रहता है, इतिहास तो मैं आपका कराता ना हूँ। जिन भी विद्यार्थी का था उन्हें फिर से एक बार मेरा आग्रह है, तो विद्यार्थी यदि देख रहे हैं उनको जहाँ भी इतिहास के प्रश्न में थोड़ी सी भी कम नजर आए, लगे कुछ और बतलाए जाने की आवश्यकता है, तो आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से रखें। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया कि पुत्र पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी होगा। ऐसा नहीं है, पुत्र और पुत्री दोनों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। केवल पुत्र को अधिकार प्राप्त नहीं होगा, केवल पुत्री को अधिकार प्राप्त नहीं होगा, बल्कि पुत्र और पुत्री दोनों को पैतृक संपत्ति में पिता की संपत्ति में बराबर समानता के साथ अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली देखें, सबसे पहली बार हम देखें 1781 में
वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। उसके बाद 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई। ये तो दोनों भारत की प्राचीन भाषा के आधार पर है। आधुनिक शिक्षा मत बोला गया, मतलब होता है शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा का माध्यम जब अंग्रेजी को बनाया जाता है तो उसे ही आधुनिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने की घोषणा किया गया और 1835 में उसे लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। 1813 के द्वारा क्या हुआ, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1882 में हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया। ऑफलाइन टेस्ट देते हो कोई? हाँ बाबू, क्या कहना है भाई? मेरा पीजीटी नहीं है, टीजीटी है। चलिए, मेरे विषय का तो कोई यहाँ सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को पढ़ाई में कहीं कोई कठिनाइयां हो तो आप अपना विचार रखें। किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की संकल्पना को स्वीकार किया? सर्वप्रथम 1930 में जब लीग का अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। तब क्या होता है बाब? मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में तब उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल उसके अध्यक्ष थे। और मोहम्मद इकबाल ने ही पहली बार दिया कि हिंदू मुसलमान दोनों की संस्कृति, रहन सहन, जीवन यापन अलग अलग है, दोनों का एक साथ विकास नहीं हो सकता। उसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली चौधरी रहमत अली 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में पहली बार नाव ए नेवर के नाम से एक पम्फलेट जारी करते हुए पाकिस्तान शब्द का निर्माण चौधरी रहमत अली ने किया। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग किया। 1907 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो जाता है। तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। इसमें अध्यक्ष चुने गए थे चित्तरंजन दास। सप्लीमेंट्री सर आयोग या नहीं, क्या है भाई? ये तो मैं समझा नहीं। सप्लीमेंट्री सर आएगा या नहीं? संभावना तो कम ही है। आगे देखिए अब क्या कर सकते हैं रितेश कुमार जी। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में हुई। किसके बीच हुई? शिवाजी और मुगल की ओर से राजा जयसिंह के बीच ये संधि हुई। इस संधि में शिवाजी अपना 35 में से, इस संधि में क्या होता है, शिवाजी अपना 35 में से
23 किला मुगलों को सौंप दिए। 35 में से 23 किला मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी ने 35 में से 23 किला। शिवाजी जो है अपनी सम्मान के शर्त पर, शिवाजी अपने सम्मान के शर्त पर 1666 में औरंगजेब का आगरा दरबार पहुंचे, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। संधि में शिवाजी गिरफ्तारी के पश्चात, शिवाजी गिरफ्तारी वहां नहीं हुई थी, ये लाइन गलत है। संधि के क्या कहते हैं, असत्य कथन। संधि के संभाजी 5000 की मनसबदारी को स्वीकार किए, सही है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ये भी गलत है। न मुगल की अधीनता स्वीकार किए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी कैसे करें संधि, तो सी नंबर जो है असत्य है, लेकिन मेरे भाई ए नंबर भी तो असत्य है, ए नंबर भी असत्य ही है, तो दोनों असत्य हो जाता है। सी और ए दोनों जो है असत्य है, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि केवल ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है, दोनों सही है। चलिए अमृता जी, एकदम उत्तर आपका सही है। ये कॉमन पेपर में नहीं आता है, क्या है भाई, ये कॉमन पेपर में नहीं आता है। अनुराग जी बताइए क्या है, कौन सा कथन मानसूनी जलवायु की विशेषता को अभिव्यक्त करता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के देश में ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सही है। कोलंबिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में लाइन सही है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र असंतुलित पवन स्थल से समुद्र की ओर चलती है। यदि स्थल से समुद्र की ओर चलेगी तो वर्षा होगी, नहीं होगी, वर्षा तभी नहीं होगी जब समुद्र से स्थल की ओर, जब समुद्र से स्थल की ओर वर्ष भर एवं लगातार वर्षा होना, वर्ष भर नहीं, इसमें वर्षा कुछ समय ही होती है, अर्थात केवल और केवल ए सही है। वर्षा जब सागर से वायु स्थल की ओर आएगा तभी तो नमी लेकर वर्षा कराएगी। वर्षा कैसे होती है, वर्षा होती है जब सागर से आर्द्र जलवायु और स्थल का शुष्क जलवायु या पर्वत की शुष्क जलवायु मिलती है, तो अधिकांश पर्वतीय वर्षा होती है। ये तो उल्टा लाइन लिख दिया, अर्थात लौटती हुई मानसून की ये चर्चा कर दिया। ये जो है लौटती हुई मानसून की चर्चा कर देता है, अर्थात क्या है, केवल विद्यार्थी की संख्या घट गई। क्या बात है भाई। सियाचिन, सियाचिन कहाँ है। सियाचिन भारत पाकिस्तान के बीच कभी विवादास्पद रहा था। पाकिस्तान इसे अधिकार करने का प्रयास किया था। 1984 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, 1900 प्रधानमंत्री में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उस पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और भारत ने उस पर अधिकार कर लिया। भारत में उस पर अधिकार कर लिया और तब से लेकर आज तक भारत लगातार उसकी सुरक्षा करता जा रहा है। सियाचिन जो है वह दुनिया का सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक हाथ आता है। सियाचिन पूरी तरह बर्फ से आच्छादित, वह सबसे ऊंचाई पर लगभग 3753 मीटर की ऊंचाई पर 3753 मीटर, 3753 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। सर ये 105 का भी के लिए है, 125 के लिए भी। चलिए बाबू कंचन जी, चूंकि कॉमन पेपर है तो कॉमन पेपर तो 125 में भी उतना ही प्रभावी होगा जितना कि अन्य जगह प्रभावी होगा। कॉमन पेपर का जो क्वेश्चन है वह सभी जगह, चाहे 125 हो, 6 to 10 हो या 11-12 हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये सभी जगह जो है ये काम करेगा, हर जगह ये काम करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहता है कि हिमनद कहाँ अवस्थित है, तो अक्साई चीन के पूर्व है ना। यहाँ पर क्या है, अक्साई चीन के पूर्व है, नहीं होगा तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। नुब्रा घाटी जो कि पड़ता है लद्दाख में, उसके उत्तर में है। भारत के किस राज्य या केंद्र प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील, खारा जल का झील जो है सागर के से बनता है, या जहां पर किसी प्रकार का बाहरी पानी का स्रोत नहीं होता है। खारे जल का झील को समान अवस्था में
जो यदि सागर से बनता है तो उसे लैगून झील या अनूप झील के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। और चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। उड़ीसा का ये है। जम्मू कश्मीर सबसे मीठा पानी का झील जम्मू कश्मीर के डल झील, बुलर झील। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर का है और भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। महाराष्ट्र का लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील का उदाहरण है चिल्का झील। झील किसको कहते हैं? चारों ओर स्थल से घिरा हुआ, चारों ओर स्थल से घिरा हुआ विशाल जल राशि के क्षेत्र को झील कहा जाता है। बिलीबिली क्या है? बिलीबिली एक चक्रवाती पवन है उष्ण का, जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। बिलीबिली से भूकंप का कोई नामकरण तो होता नहीं है, उच्चतर ज्वार का तो कोई नामकरण है नहीं। मरे क्या कहता है? मरे कहते हैं कि सागर जल का ऊपर उठना, सागर जल का ऊपर उठना ज्वार, और सागर जल का नीचे गिरना, सागर जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा का तो कोई अलग अलग नामकरण होता नहीं है। भूकंप का तो कोई, नेपाल का भूकंप आया तो राम नाम है, और पाकिस्तान का आया तो अल्लाह नाम, ऐसा कोई नामकरण तो होता नहीं है। अब यहाँ देखिए विकल्प क्या है, एकमात्र ऐसा विकल्प है। थोड़ा सा भी प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, यकीनन तौर पर 100% सही ही उत्तर होने की संभावना रहती है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच अवस्थित है, हिमालय का जो पहला विभाजन होता है वो है सिंधु, सिंधु से सतलज। सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा जो विभाजन होता है सतलज नदी से लेकर, सतलज से लेकर, सतलज से लेकर काली, काली नदी के जो बीच का विभाजन है उसे बोलते हैं नेपाल, सॉरी कुमायूं हिमालय। उसे क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। तीसरा विभाजन जो होता है काली नदी, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और चौथा विभाजन जो है वह तीस्ता से लेकर, तीस्ता से लेकर के दिहांग या चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तक, दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं असम हिमालय। अब चारों हिमालय से परिचित हैं तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, नेपाल हिमालय क्या पूछता है? तीस्ता और दिहांग। चलिए असम, दिहांग यहाँ पर कहीं कभी असम लिख सकते, कभी दिहांग, ये हो गया असम हिमालय। तो जो प्रादेशिक विभाजन है वो चारों प्रादेशिक विभाजन से आप भली भांति परिचित हो चुके। अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसका एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? भारत में वन क्षेत्र कितना है? यदि हम भारत के पूरे वन क्षेत्र को देखें तो भारत का जो वन क्षेत्र है सघन वन, सघन वन जो है, जो सघन वन का क्षेत्र है वो है 21.67%। यदि कुल वृक्ष का क्षेत्र देखें, कुल वृक्षा का जो क्षेत्र देखें तो 24.62%, अर्थात ये सघन वन और गांव के पेड़ पौधे को जोड़ें तब हो जाता 24.62। बिहार में, हमारे राज्य बिहार में 7.84% पर वन है। तो मिजोरम में सबसे अधिक वन है, मिजोरम में, जहां लगभग 84% से अधिक क्षेत्र में वन है। अरुणाचल प्रदेश में 79% से अधिक क्षेत्र में वन है। अलग अलग राज्य में वन का प्रतिशत अलग अलग है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 6.7% वन है, सिक्किम में 46.6% वन है, गोवा में 56.6% वन है। दिए भारत में सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मुंद्रा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में सौर प्लांट लगाया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा।
तो अडानी ग्रुप के द्वारा सौर प्लांट लगाया जा रहा है भारत के कच्छ क्षेत्र, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वहां पर जगह उपलब्ध है। 4620 मेगावाट बिजली का ये सौर प्लांट लगाया जा रहा है। तो निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा है। चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। पश्चिम तट के संदर्भ में देखिए, जो तट की बात हम करें इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद दूसरा राज्य जो आता है वह है उड़ीसा। उसके बाद राज्य है आंध्र प्रदेश। उसके बाद राज्य का नाम है तमिलनाडु। नीचे से चलें, राज्य का नाम है केरल। केरल के बाद राज्य है वो है कर्नाटक। उसके बाद राज्य है गोवा। उसके बाद है महाराष्ट्र, तब राज्य है गुजरात, है ना। तो यहाँ का जो तट है, ये जो तट है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। ये जो तट है, ये जो तट है इसको कहते हैं रॉयल सीमा तट। रॉयल सीमा तट। और ये जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ये तीनों तट है पूर्वी सीमा पर। केरला से लेकर ये जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। ये जो तट है इसको बोलते हैं मंगलोर तट। ये जो तट है इसको बोलते हैं कोंकण तट। ये तीनों पश्चिम तट पर है। मालाबार तट क्या है? कर्नाटका से केरला में, ये लाइन तो सही है। कोंकण तट गोवा से गुजरात, चलिए ये भी सही है। कन्नड़ मैदान महाराष्ट्र से गोवा के मध्य। यहां पर जिस प्रकार से आपके सामने विकल्प दिया गया है, तो मालाबार तट कर्नाटक और केरल, ये तो सही ही है। कोंकण तट गोवा से गुजरात है। कोंकण तट गोवा से गुजरात सही है। कन्नड़ मैदान महाराष्ट्र से गोवा, तो महाराष्ट्र से गोवा तक कन्नड़ मैदान केवल, अर्थात उत्तर क्या होगा? 1 और 2, केवल 1 और 2। कन्नड़ मैदान केवल कर्नाटका में है। कन्नड़ मैदान कहाँ है? तो कन्नड़ मैदान सचिन जी, सचिन रॉय बताइए बी नंबर कैसे लिखे आप? अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया मालाबार तट, मंगलोर तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, रॉयल सीमा तट, कोरोमंडल तट। तो मैंने तो पूरे ज्योग्राफी के ये एक लगभग लमसम नक्शा बना करके आपको मैंने सामने रखा। कॉमन पेपर ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए भाई, क्या कुछ उस पर सुझाव दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए दिवाकर जी। कौन सा सुमिलित नहीं है? ओहो सॉरी सॉरी, सही सही नहीं है। हाँ तब चलिए, तब जिस प्रकार से है, क्योंकि सही नहीं है तो पूरा कोंकण तट गोवा से गुजरात तक तो होता नहीं है। कोंकण तक तो महाराष्ट्र तक ही, तो चलिए गलती हो गया। कन्नड़ मैदान, चलिए ये गलती, तो उत्तर क्या हो? सुमेलित नहीं है। नहीं है 2 और 3। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद आपने सचिन राय जी, चलिए अच्छी बात है। मैं पूरा देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण उत्तर देने में कठिनाई होगी। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए नीतीश कुमार राय जी धन्यवाद। चीन राय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी बारीक नजर बेहतर रही, धन्यवाद उसके लिए। आपने बड़े ही ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। और चलिए खैर, जो बताया गया उससे तो स्पष्ट हो गया होगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई स्पष्टता में? ये तो साइंस क्वेश्चन है। प्लूटोनियम ट्रांसफर, स्वर्णकार, प्रिज्म, जंगल बैच साइंस का जो 3000 क्वेश्चन को कराएंगे हमारे सुजय सर। और सुजय सर से भली भांति आप परिचित होंगे। साइंस, साइंस, साइंस,
साइंस से लेकर के मैथ 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 किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 मुंबई ने सौराष्ट्र को हराकर इस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त किया। मुंबई जो है सबसे अधिक बार ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीतने का श्रेय किसी टीम को जाता है तो वह है मुंबई टीम को ही। हाल की घोषणा सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा देगी? 80 वर्ष के बाद उनको 20% एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा पेंशन, ताकि वृद्धावस्था की जो आवश्यकताएं हैं, चिकित्सीय सुविधा और पौष्टिक आहार, उन्हें वो आसानी से ग्रहण कर सकें। तो 80 वर्ष के बाद उन्हें 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लीडरशिप समिट 2024 मेजबानी किया IIT गुवाहाटी, जिसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से इनोवेशन, किस प्रकार से वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान के प्रति जागरूकता, नई नई खोज, नए टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हम भारतीय लोग अपने जीवन में उतार सकें। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये भी जो है उसी प्रकार है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में नए टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाना, इनोवेशन करना, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में है, प्रमुख है मोहम्मद यूनिस को अमेरिका के समर्थक बतलाया जाता है, अमेरिकी समर्थन है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है माइक्रो फाइनेंस के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कार्यशील जनसंख्या प्राप्त करने वाली, कार्यशील जनसंख्या अर्थात जितने लोग कामगार हैं, जो भी वहां काम कर रहे हैं, लेबर के पद पर भी काम कर रहे हों, सभी साक्षर हो चुके हैं। लेबर भी हैं तो वहां साक्षर हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, BPL में काम करते हैं, वो सभी वहां साक्षर हैं। अब वहां निरक्षरों का नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है। कैंसर एक लाइलाज बीमारी, देखिए आज बजट में क्या देख कैंसर के इलाज के लिए दवा मिलेगी, उस पर कीमत में उसे कमी लाई गई है, उसकी कीमत में कमी लाई गई है, ताकि कैंसर जैसे बीमारियां भारत में बढ़ता जा रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जवान। शाहरुख खान की फिल्म जवान थी, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और शाहरुख खान को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, और शाहरुख खान को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी प्राप्त होता है। और कौन? रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी उन्हें ही प्राप्त होता है। तो उस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला जवान को। तो यहीं पर लगता है सेट समाप्त हो चुका है। चलिए अब आने वाले सर जो है सो आप अगले विषय के बारे में पढ़ाएंगे। विद्यार्थी जी पढ़ाई कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना विचार जरूर देंगे। कहीं कोई कठिनाई मैंने प्रयास किया कि हर एक प्रश्न पर क्यों और कैसे के साथ सरल से सरल शब्दों में आपको उसका तार्किक रूप से विश्लेषण करते हुए उत्तर दें। क्या पढ़ाई बेहतर लगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अपना कमेंट के माध्यम से आप विचार प्रकट करेंगे। आपका कमेंट हमारी धरोहर होगी। धन्यवाद। चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मैथ्स जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें 8 क्वेश्चंस, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। सभी लोग का स्वागत है, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और क्लास में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मैथ्स वाले क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं बन पाया वो आज हम यहाँ पे एनालिसिस कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये 55 नंबर है ना। 55 नंबर, एक बात समझेंगे, 55 नंबर ये क्वेश्चंस कह रहा है सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली बराबर और 15 और 18 पंक्ति खड़ा किए गए हैं। मतलब 12 पंक्ति समान संख्या में, 15 पंक्ति समान संख्या में, 18 पंक्ति समान सैनिकों में क्या किया, इसको बांटा गया है।
बात समझे? इतना दिन बाद अंकिता कुमारी चलिए एक बात समझो कि ये कह रहा है कि 15 12 15 18 पंक्तियों में खड़ा किया गया। अब कह रहा है कि एक ऐसे ठोस वर्ग का वर्ग बनाना है, एक वर्ग बनाना है। ये सारे पंक्तियों से सारे पंक्तियों को हटाकर एक वर्ग बनाना है। वर्ग बनाने की मतलब इधर जितना अगर x संख्या होगा तो इधर भी आपका क्या होगा, x संख्या का ये बनेगा। मतलब x संख्या का यहाँ पे आदमी होगा तो इधर भी आपका x क्रम होगा। दोनों की बात करें कि इसमें जो सैनिक होंगे इस तरीके से सैनिक होंगे और इस तरीके से भी, दोनों जगह आपके बराबर होंगे, इधर भी उधर भी। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझेंगे कि सबसे पहले अगर बनाना है तो यहां पे 12 पंक्ति में टोटल सैनिक, 15 पंक्ति में टोटल सैनिक, और इसमें इसका सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर, इनको देखने को मिल रहा है कि 18 और 15 यहां और 3 कॉमन है, मतलब 5 यहां ले लेंगे। 6 का यहां पे अगर लेते हैं तो यहां पे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहां पे 2 ले लेंगे। एक बात समझो, यहां पे क्या करना है कि एक वर्ग बनाना है, इसको एक वर्ग बनाना है, क्योंकि यहां पे एक ठोस वर्ग की जरूरत है कि करें एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, उसमें कितना आदमी होंगे इस बात को ध्यान देंगे। देखो यहां पे बहुत आसान है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और यहां पे 2, और यहां पे 2, और यहां पे 5 को। एक बात बताओ कि वर्ग करने के लिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एक बात बताओ कि यहां पे ओनली 5 है, लेकिन एक वर्ग बनाना है तो ये तो वर्ग बन गया, ये स्क्वायर हुआ वर्ग बन गया, ये भी स्क्वायर हुआ वर्ग बन गया। तो यहां पे जो संख्या ये वर्ग नहीं बना, और हमको एक वर्ग चाहिए, एक वर्ग चाहिए कि चार सभी जगह आपका बराबर हो, एक वर्ग चाहिए। तो अपने मन से इसको वर्ग लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अपने मन से कर सकते हैं, यहां पे एक वर्ग लाने के लिए अपने मन से 5 गुना कर देंगे। तो यहां से एक बात बताओ, 5 पच्चे 25 और 25 चौका 100 और 3 तिया 9, मतलब सभी को गुना करेंगे तो ये 900 हो जाएंगे। मतलब कम से कम वर्ग बनाने के लिए अगर संख्या की बात करेंगे तो ये 900 सैनिक होंगे, तभी ये एक वर्ग बन पाएंगे। और ये देख पा रहे कि आंसर आपका 900 आ गया। क्लियर है? बताओ किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ मेरे भाई। सबको समझ में आया ना? बात समझे कि नहीं? अगले सवाल की बात किया गया है, अगली सवाल की बात किया गया। ये स्क्वायर में थे, ये स्क्वायर में थे, यहां पे पावर 1 था, तो इसी को स्क्वायर करने के लिए अलग से अपने मन से गुना कर देंगे तो ये 900 आएगा और एक वर्ग बन जाएगा, किसी ना किसी का वर्ग बन जाएगा। इस बात को आप समझ पाएंगे, ठीक है? चलिए सभी का आ रहा है आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो, यहां पे बोला गया कि एक आवासियों के कल्याण हेतु बुलाई, एक आवासीय कल्याण हेतु के लिए बुलाया गया बैठक। जब बैठक बुलाया गया तो यहां पे देखो कि बैठक बुलाया गया, प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपये चंदे दिए जितने की बैठक में सदस्य उपस्थित थे। मान लेते हैं कि बैठक में उपस्थित संख्या x था और प्रत्येक ने x ही उतना ही आपका पैसा दिया, x था तो x ही पैसा दिया। मानते हैं 100 आदमी था, सभी ने 100 रुपया दिया, तो x आदमी था और प्रत्येक व्यक्ति ने 100 रुपया यहां पे दिया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, उपस्थित थे। यदि चेयरमैन, एक चेयरमैन वहां पे होगा, एक चेयरमैन ने क्या किया, 49 रुपया अलग से पैसा दिया। तो यहां पे x अगर ये संख्या था, बैठक में कल्याण हेतु बुलाई गई थी, तो बैठक में जितने व्यक्ति थे वो x व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति ने 100 रुपया उतना ही पैसा दिया, जितना उतना ही चंदा दिया जितना संख्या में था। और एक अलग से चेयरमैन जो है वो 100 रुपया ना देकर वो कितना दे दिया, 49 दिया। तो टोटल पैसा कलेक्ट, यहां से टोटल पैसा कलेक्ट हुआ, तो बोला कि टोटल पैसा कलेक्ट हुआ कितना, ये आपका 625 हुआ। तो यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से 625 माइनस 49 करेंगे तो यहां से आपका आ गया कितना, 576। तो मतलब यहां पे अगर बात करें कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x उधर जाके रूट हो जाएगा, तो रूट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 24। मतलब यहां पे बैठक बुलाए गए संख्या का जो होंगे वो कितना होंगे, उपस्थित सदस्य जो होंगे वो कितना होंगे। गुड इवनिंग बसंती जी, ये 24 इज द राइट आंसर, 24 इसका सही आंसर होंगे। क्या यहां पे किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ, है ना? कोई दिक्कत है? बैठक में आने वाले सदस्य, ये जो है क्या है, बैठक में आने वाले सदस्य क्या है, इतना माने, ठीक है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक बात समझो, यहां से देखो एक बात समझेंगे कि ये वाला आपका क्या है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये देखो ए है और ये बी है और ये ए है।
एक बात समझो, ऊपर अगर गुना करेंगे तो ये आपका ए क्यू और प्लस बी क्यू आ जाएगा, और नीचे अगर जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा ए बी और ये आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर। आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी माइनस में, सॉरी ये माइनस में, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, आप लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से, ए स्क्वायर और ए बी और बी स्क्वायर ये होता है। अब यहां पे दिया हुआ है ए स्क्वायर और ए बी और यहां पे आपका हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा और आपका बच जाएगा ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू आप क्या माने हो भाई, ए का वैल्यू आप माने हुए हैं 571, ए का वैल्यू 571 माने हुए हैं और बी का वैल्यू आप कितना माने हुए हैं, 279 माने हुए हैं। तो यहाँ 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, और यहाँ से अगर बात करें कि यहाँ 6 बचा, 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, ये 9, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, 4। यहाँ पे आंसर हो गया कितना, 1 मिनट, 8 7 15, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 2, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर है तो बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा और बन पा रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलिए 92 आ रहा है क्या, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, और यहां पे आपका बच गया 6, 6 में से 7 गया, हाँ 92 बचेगा, 92 बचेगा, ठीक है, हाँ 92 बचेगा, 92 होगा भाई, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, चलिए कोई दिक्कत यहां तक, आगे देखो, यहां देखो कह रहा है कि 100 केजी चीनी था जिसका कुछ भाग, 100 केजी चीनी था, यह ध्यान रखिएगा कि 100 केजी चीनी था, इसमें से कुछ भाग को 7% के लाभ पर बेच दिया, कुछ भाग को 7% के लाभ पर बेच दिया और बाकी बचे हुए धन को, इसको चावल को बेच दिया 17% के लाभ पर। अगर ओवरऑल देखा गया कि ओवरऑल कितना लाभ हुआ, ओवरऑल कितना लाभ हुआ, तो ओवरऑल देखने को मिल रहा है ये आपका 17। ओवरऑल देखा गया तो ऐसा करने पर संपूर्ण आपका जो लाभ हुआ है वो 10% है, संपूर्ण 10% हुआ तो ये बीच में होगा और इसमें एलिगेशन लगा दो और बहुत आसान तरीके से निकल पाएगा। ये आपका 7 हो जाएगा अंतर, इधर का अंतर आपका ये 3 हो गया, और ये जो वजन होगा ये आपका किसका होगा, रेशियो, ये वजन का रेशियो होगा। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, 7 1 7 3 10, मतलब यहां पे दिया है ओवरऑल कितना केजी है, तो ओवरऑल 100 केजी, तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, इधर भी 10 से गुना, मतलब ये आपका 70 केजी आ गया और ये आपका 30 केजी आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 7% लाभ वाले पे, तो 7% लाभ वाले ये होगा आपका 70 केजी, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू सुबोध। चलिए आगे देखो यहां पे क्या बोला गया है, कह रहा 53 रुपया को ध्यान दीजिएगा कि 53 रुपया को ए बी सी में बांटना है। यहां पे बोला कि ए बी और सी में बांटा गया है। यहां पे बोला है कि ए जो है बी से 7 अधिक है, ए जो है बी से आपका 7 अधिक है, और बी जो है सी से आपका 8 अधिक है। तो एक बात बताइएगा, हम कंपैरिजन, लास्ट कंपैरिजन अगर सी से हुआ है तो ये आपका कह रहा है कि 8 अधिक है, तो बताओ सी से अगर ए का कंपैरिजन करेंगे तो कितना अधिक होगा, कहिएगा सर 8 7 15 अधिक है। तो एक बात बताओ, अधिक यहां पे देखो सी से कंपैरिजन हुआ, एक 8 अधिक है और ये 15 अधिक है, क्योंकि 8 7 15 अधिक है, तो 15 और 8 ये आपका 53 में से ये जो अधिक है उसको हटा दिए तो बचा कितना, आपका 30 बचा, और ये 30 बराबर बराबर भाग में बटेगा, क्योंकि ये बराबर बराबर, क्योंकि ये अधिक वगैरह नहीं बोला, ये अधिक, ये बराबर बराबर बट गया। अब कह रहा है ये इससे 8 अधिक है तो यहां पे +8 कर दो, इससे कह रहा है कि 15 अधिक है तो +15 कर दो, और ये 25
और ये 18 और ये आपका 10 हो गया और यही आपका रेशियो हो गया, यही आपका रेशियो हो गया। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं, देखो यहां पे ए कह रहा है बी और सी, ये इससे 7 अधिक है, ये इससे 8 अधिक है। अगर ये x होगा तो ये इससे 8 अधिक है तो x प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि इससे 8 अधिक है और ये इससे 7 अधिक है। तो यहां से इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 8 7 15 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे x x x 3x और ये आपका आ गया 23 और ये आपका दिया हुआ है 53। तो यहां से अगर 3x की बात करेंगे 23 उधर चल जाएगा तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 10। तो यहां से आप इसी तरीके से पुट करके निकाल लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर। क्लियर है? आप यहां पे डायरेक्ट ही बता दिए थे, डायरेक्ट बिना x माने हुए आप सॉल्व कर पाए। जो अधिक था लास्ट कंपैरिजन सी से हुआ था और जो अधिक था उसी को अधिक वाले को घटा दिए टोटल रुपया में, टोटल धनराशि में 23 अधिक था 23 घटा दिए 30। 30 को बराबर भाग में बांट सकते हैं, बराबर भाग में बांट दिए, 10 बांट दिए और जो ज्यादा अधिक था उसमें जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल देखो, ये भी एलिगेशन से बना सकते हैं। ये एक्चुअली में एवरेज का सवाल है लेकिन एलिगेशन से देखो आराम से बना सकते हैं। देखना यहां पे कैसे बना सकते हैं। कह रहा कि किसी छात्र में 9 छात्र है, 9 छात्र है मतलब ये आपका छात्र कहने का मतलब ये बॉयज है और छात्राएं मतलब ये गर्ल्स है। और यहां पे छात्र की संख्या मतलब लड़का की संख्या जो है वो आपका 9 है। अब कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांक औसत मतलब बी जो है वो लाया है औसत कितना 12 और ये गर्ल्स जो लाई है वो कितना लाई है मतलब छात्राओं का प्राप्तांक ये आपका 14 लाई है। क्या कोई दिक्कत? 14 लाई है, बात समझेगी नहीं? अब जब दोनों कह रहा है कि जब दोनों मिल गया, ये अलग था, लड़का का अलग था, लड़की अलग थी, जब दोनों मिल गया तो एवरेज बोला गया है। दोनों जब मिला है, जब भी दोनों मिलने की बात करें तो वहां एलिगेशन लगा सकते हैं। जब ये दोनों मिल गया तो ये आपका 13.1 आ जाएगा। ये दोनों मिला हुआ मतलब दोनों मिक्स किया गया। तो मिक्स जब भी करेगा तो वहां एलिगेशन लगाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इधर का अंतर आपका आएगा 0.9 और इधर का अंतर आएगा 1.1। तो यहां से रेशियो निकालेंगे, हट जाएगा ये, तो ये आपका संख्या का रेशियो हो जाएगा। किसका हो जाएगा? संख्या का। तो यहां पे 9:11। अब कह रहा है यहां से 9 छात्र है और यहां रेशियो 9 का आया है, मतलब ये 9 छात्र बराबर 9 तो 11 छात्र बराबर 11। तो कुल छात्र कितना हो जाएगा? 9 और 11 कितना? ये 20 हो जाएगा। इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। क्या बात समझे मेरे भाई? बताओ कोई डाउट अगर है एलिगेशन में? एलिगेशन से क्वेश्चंस बहुत आसान होता है। कुछ क्वेश्चंस अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं इस तरीके से, बेसिक तरीके से हम इक्वेशन लिख देते हैं और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे बोला गया है कि 9 आपका बॉयज है और इसका प्राप्तांक बोला गया है कि 12 है। तो एक छात्र का 12 तो 9 छात्र का 12 हो गया। गर्ल्स की बात किया, गर्ल्स की कितना संख्या ये पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं और यहां पे इसकी गर्ल्स की प्राप्तांक आपका 14 दिया हुआ है। जब ये दोनों मिक्स कर गया तो हम लोग के अनुसार टोटल प्राप्तांक कितना, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि पूरे का प्राप्तांक मतलब 9 प्लस एक्स मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर एवरेज बोला गया है, ये लाया है 13.1। तो यहां से एक्स का वैल्यू आप निकाल लोगे। ये आप इक्वेशन लिख दिए, इसको सॉल्व कर देना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कोई दिक्कत यहां तक बोल दो, किसी को परेशानी होगा तो बताना। चलिए 2 सवाल और है, ध्यान दो। ये सवाल देखो बहुत बेहतरीन है, आप लोग से हो सकता है कि नहीं सवाल बनाओगे और बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। कह रहा कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में जितना समय लगा उस समय का 3/4 भाग ए लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी समय लगाया और समय बोला है कि अगर बी 4 लगाता है समय तो ये 3 ही लगाएगा। और कितना काम करने के लिए? ए उसी कार्य का आधा हिस्सा पूरा करने के लिए इतना समय लगा रहा है। मतलब इसका कह रहे हैं कि कार्य जो क्षमता जितना काम करेगा वही इसका कार्य क्षमता ही होगा कि नहीं? बताओ तो। अरे भाई जो जितना काम करेगा वही इसका कार्य क्षमता होगा। तो ये बोला कि इससे आधा कार्य करता है, मतलब ये 2 कार्य करेगा तो ये कितना करेगा? 1। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां पे बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिएगा यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना और आसानी से तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ कि जो बोला कि जो समय था
उस समय का 3/4 भाग ए समय लिया। हम चाहते हैं क्या है कि समय को इक्वल कर देते हैं कि भाई दोनों अगर सेम समय लेता तो कितना कार्य क्षमता इसका होता, क्योंकि अगर ये 4 समय लिया, इसका 4/3 समय लेता है, तो इसका कार्य जो होता है बी से आधा लेता है, बी से आधा कर पाता। तो एक काम करते हैं कि ये ए भी सेम समय के लिए और बी भी सेम समय के लिए कितना कार्य क्षमता होगा, ये चीज निकालना होगा। तो एक बात समझो, ए और बी का जो समय है इसको इक्वल कर दो, क्योंकि यहां पे बोला गया कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय दिया होगा उसी समय का, लेकिन यहां करेक्ट पूरा करने के लिए समय 4 है, तो ये 3 है, तो इस समय को बराबर कर दो कि इसी समय में बी कितना कार्य किया, ए कितना कार्य किया। तो यहां समय देखो 4 से और इसको कितना 3 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये 4 गुना किया है, तो समय यहां 3 था समय किया, तो यहां 4 टाइम लिया, 4 गुना टाइम लिया है, तो काम भी कितना होगा 4, इसकी कार्य क्षमता भी कितना होगा 4। ये 3 गुना अगर समय लिया है, इससे 4 का 3 गुना हुआ है, 4 जब लिया तो ये 2 कार्य क्षमता था, इसमें 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब समय की बात करेंगे तो समय दोनों सेम हो गया, और इसी समय में ये ए की कार्य क्षमता 4 हो गया और बी की कार्य क्षमता 6 हो गया। अब कह रहा है कि ये दोनों मिलकर अगर ये दोनों मिल जाएगा तो काम को कह रहा है कि कितने दिन में कर लेगा। तो बताओ, ये दोनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट काम करेगा, और दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो ये आपका आ गया 120 यूनिट काम किया होगा दोनों मिलकर। 120 यूनिट दोनों मिलकर काम किया होगा, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, बी अकेले एक क्षमता होता है एक दिन में कितना 6 यूनिट का, एक दिन में कितना 6 यूनिट का। तो यहां से आपका हो जाएगा कितना, ये 20 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 डेज, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है, वही भाई बताओ, किसी को कोई परेशानी अगर है तो बता सकते हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट अगर है तो क्लियर है कि नहीं बताओ। आसानी पूर्वक बना दिए, नहीं तो अगर इसको डिटेल बनाना चाहते तो बहुत ज्यादा समय लग जाता, लेकिन हम इसको आसान तरीके से कर दिए कि समय को ही इक्वल कर दिए, क्योंकि ये समय 4/3 भाग लिया है, 3/4 भाग लिया, तो ये 4, तो ये भी सेम होना चाहिए 4, तो 4 करने के लिए इसको क्या किए, बराबर करने के लिए इसको ये कर दिए। ठीक है, बात समझे, क्लियर है, आगे बढ़ो। यहां पे बोला कि एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 36 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है। एक बात समझो कि यहां से यहां तक गया और ये यहां से यहां तक गया कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और फिर यहां तक आया और वापस हो गया कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब बताओ, यहां एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड औसत चाल की अगर बात करें कि औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी और क्या होता है भाई बताओ, कुल समय होता है कि नहीं। कुल समय की बात किया तो एक बात समझो, यहां पे कुल दूरी क्या करो, कुल दूरी यहां पे दिया तो नहीं था, कुल दूरी को एज्यूम कर लो। देखो यहां पे एक बात समझो, कुल दूरी की बात किया तो कुल दूरी ऐसे मान लो कि ये दूरी यहां से यहां तक है, कुल दूरी ऐसा दूरी मान लो जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए। जब भी औसत निकालने की बात करें और आने और जाने में दोनों दूरी सेम है, तो क्या करो 36 और 34 का एक आपको ऐसा वैल्यू मान लेंगे जो इससे कट जाए, तो इसका एलसीएम लेंगे, मान लिए 72। तो 24 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो 72 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना, 24 तिया। अगर ये 36 से जाएगा वापस आएगा इसी दूरी को तय करने में कितना, 2 घंटा। तो एक बात बताओ कि 72 गया और आया तो कितना, 144, मतलब दुगना दूरी, और कितना समय, 3 2 5 समय लिया। तो यही आंसर हो जाएगा 144/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से आंसर हो गया 5 दूनी 10 और 44, और यहां पे 44 तो 8 पंचे 40 और ये 8, ये आ जाएगा इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सर नहीं समझे, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ पाए सुबोध जी बताएंगे। 61 का 20 आंसर होगा। ठीक है अमृता जी, क्या चीज, कौन से क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत हुआ है किसी क्वेश्चन में तो ये 61 नंबर में नहीं, देखो यहां पे क्या किया गया है, इस बात को फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, या तो देख लेते हैं इसी में। देखो यहां क्या कर रहा है कि बी द्वारा, बात को समझिए, क्वेश्चन को पकड़िएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हम बता दे रहे हैं सुबोध जी। कह रहा है कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय का
3/4 भाग। देखो लगाए गए समय मतलब ये दोनों मिलकर समय कुछ था, समय कंफर्म किया गया था कि समय को लगाया जाना है, लेकिन क्या किया, बी जितना समय लगाया, बी जितना समय लगाया उसका 3/4 समय लगाया। तो ये लगाया, जब 3/4 समय लगाया तो ए इससे आधा ही काम कर पाया, इससे आधा ही काम कर पाया। तो आधा ही काम कर पाया, इसका मतलब बी की क्षमता 2 यूनिट अगर है, इसी समय में बी की क्षमता 2 यूनिट है, तो इसी समय में ए की क्षमता कितना, 1 होगा। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ए को भी उतना ही समय कार्य कराओ, ए को ही उतना ही समय कार्य कराओ, है ना, ठीक है, जन्मेजय उससे भी लगा सकते हैं। ए को उतना ही ए को उतना ही समय कार्य लगाओ जितना बी समय लिया। इसका मतलब क्या होगा कि बी जितना समय लिया ए को भी उतना करेंगे। तो यहां पे 4 है, यहां 3 है, तो 3 को 4 लाने के लिए 4/3 करेंगे, 3 जाके गुना हो जाएगा कि नहीं, या ये दोनों समय को बराबर कर दो। तो यहां 3 है, यहां 4 है, तो इसको 4 गुना, इसको 3 गुना। तो बताओ यहां पे 3 जब समय ले रहा था, इसकी कार्यक्षमता 1 है, जब ये 4 गुना होगा तो कार्यक्षमता भी 4 गुना होगा। इस बात को समझिएगा। कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपका क्षमता 1 है, तो एक दिन में आपका 3 दिन में मान लेते 1 यूनिट काम किए, तो अगर 6 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट। वही चीज बात कर रहा है। तो यहां से एक बात समझिए, यहां पे 4 गुना किए तो इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो कार्यक्षमता भी बढ़ेगा। यहां पे देखो 4 है, यहां 4 यूनिट, 4 जब समय लिया तो 2 कार्यक्षमता था, जब इसको समय 3 गुना किए तो ये भी कार्यक्षमता भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब समय बराबर हो गया। तो यही समय बराबर में ये 4 यूनिट, ये 6 यूनिट। तो टोटल वर्क देखो यहां पे कितना में कर है कि टोटल वर्क दोनों मिलकर 12 दिन में काम किया। तो दोनों जब मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों मिल गया, तो ए और बी दोनों मिल गया, 6 4 10, 10 यूनिट किया एक दिन में, 10 यूनिट उसना जो समय था उसी समय में 10 यूनिट किया, तो 12 दिन में कितना होगा, तो 12 गुना कर दिए, 120 टोटल यूनिट काम हुआ। और यही काम को कौन कर रहा है, बी। बी कितने दिन में करेगा, यही काम को कौन कर रहा है, बी कितने दिन में करेगा, टाइम ऑफ बी कितने दिन में करेगा। तो 6 से इसकी बी की क्षमता 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी, कैसे है, ठीक हो मेरे भाई, आप कैसे हो बताओ। तो यहां तक क्लियर हो गया क्या, कोई भी क्वेश्चन में अगर परेशानी हुआ तो बताओ, सब कुछ समझ पाए। 8 क्वेश्चन था और मजेदार सवाल था, आज की क्वेश्चन बहुत मजेदार था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन पूरा डील हो गया। और यहाँ पे साइंस के सॉल्यूशंस करवाएंगे सर। आइए, जे क्लियर, एकदम क्लियर है भी, रहना भी चाहिए। तुरंत 10 से 15 मिनट में आपको ये सारा साइंस पेपर सिखा देंगे जो आपको जरूरी है। बस खाली आप आंखें खोलकर 10 मिनट तक बोर्ड पे देखिए, आपके सामने साइंस का क्वेश्चन आंसर और विथ सॉल्यूशन आपके पास होगा। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो एक बार लेकर के सामने रख लीजिए, ताकि जो भी हम बताएंगे एकदम बढ़िया से आपको समझ में आएगा। आइए चलिए देखिए, कह रहा है कि प्लूटोनियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। अरे देखिए, ये जो है आपका ऑप्शन, ये यूरेनियम के लिए है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। यानी कि जब यूरेनियम को आप लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास नंबर 200 कितना होता है, 35 होता है। ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर। ये कौन सा नंबर होता है इसका डियर, इसका ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक आपका ये नंबर होता है, नंबर होता है। और ये क्या होता है इसका, तो आपका मास आपका नंबर होता है। समझ गए बात। ये प्लूटोनियम की अगर हम बात करते हैं, ए सर अभी ना पियेंगे, रहने दीजिए, घर में न पी पाएंगे सर, अभी तंगा देर के 8 को क्वेश्चन पढ़ाना, पढ़ा लेते तब, ठीक है। आइए, अगर हम बोलते हैं प्लूटोनियम के बारे में तो समझिए जरा, प्लूटोनियम क्या है इसे समझिए। देखिए प्लूटोनियम जो होता है आपका U-238 आपका 38 और यहाँ होता है 94। 94 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है इसका, एटॉमिक आपका नंबर होता है। और ये इसका क्या होता है आपका, तो मास आपका नंबर होता है। इसके यूरेनियम के केस में आपका न्यूट्रॉन भी पूछा जाता है। कितना होता है, न्यूट्रॉन भी आपका पूछा जाता है। ये न्यूट्रॉन कितना होता है, तो आपका 235 माइनस में 92 होता है। यानी कि 235 में से अगर 92 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए। देखिए जैसे कि इसमें से 3 आपका बचता है यहाँ पे, उसके बाद कितना बचा 23। 23 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका बताइए। ठीक है, 23 में से कितना घटाना है, 9, तो यानी कि 6 घटा दीजिए, यानी कि 14, 143 हो जाता है। आंसर सही है, 23 में से 9 जाता था, ठीक है ना, 14। ठीक है, मैथ का क्लास कितने बजे चलता है, मैथ का अभी तुरंत चला है, खत्म तो हुआ मैथ अभी, समझिए। और यहाँ पे प्लूटोनियम में क्या हो जाएगा आपका, 238 में से आप कितना घटाएंगे, 94। यानी कि इधर कितना बढ़ा, इधर कितना बढ़ा, इधर आपका 3 बढ़ गया और इधर भी आपका 2 बढ़ गया, मतलब इससे 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो 144 आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, संख्या।
तो ये प्लूटोनियम में क्या बोलते हैं, यूरेनियम में और प्लूटोनियम में दोनों चीजें पूछा जाता है। ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम पूछा है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी हो जाएगा प्लूटोनियम, और यूरेनियम पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर क्या आपका कोर जो अंदर वाला होता है ट्रांसफार्मर को किसका बना होता है, तो आपका किसका बना होता है, आयरन का आपका बना होता है। और कौन, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट यानी कि जिसके अंदर आपका कार्बन का प्रतिशत कम होता है। इसके अंदर आपका यानी कि इसके अंदर अंदर कार्बन का प्रतिशत कम होता है, कम आपका होता है। जिसमें कार्बन का प्रतिशत कम होगा वो आपका सॉफ्ट आयरन कहलाता है। अगला भी थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे ये क्या है आपका स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील जो होता है ये आपका आयरन प्लस में आपका किससे मिलकर के देखिए, कार्बन, कार्बन प्लस में आपका क्रोमियम प्लस में मैग्नीज, ये सबसे आपका मिल करके स्टेनलेस स्टील बनता है। और इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, इसमें आपका जंग नहीं लगता है जल्दी, ठीक है ना। इसमें आपका जंग नहीं लगता है जल्दी। इसमें क्या होता है माय डियर, जंग आपका नहीं लगता है जल्दी। इसमें आपका यानी कि जंग नहीं लगता है इसमें जल्दी। समझिए बात। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो इसमें आपका इसका कार्बन प्रतिशत पूछा जाता है। इसका आपका कार्बन प्रतिशत कितना होगा, 0.05 से लेकर के और 0.3% तक होता है। 0.05 से लेकर के और 0.03% तक आपका होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा माय डियर। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आपका देखिए यानी कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपका ध्वनि 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है आपका जो 20 हर्ज से 20 आपका हर्ज से क्या होता है आपका, तो कम होता है, ठीक है। 20 हर्ज से क्या होता है आपका कम होता है। और जो 20 हर्ज से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक आपका साउंड होता है। और एगो क्या होता है आपका, तो ऑडिएबल, ठीक है ना। एक होता है 20 आपका हर्ज से कहाँ तक, 20 आपका किलो हर्ज तक। तो 20 किलो हर्ज तक होता है, ये क्या होता है समझिए बातों। 20 हर्ज से जो 20 किलो हर्ज तक होता है ना, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक होता है, ठीक है। जो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक होता है ना, ये होता है ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड होता है। ऑडिएबल क्या होता है आपका, साउंड होता है, समझिए बात तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, 20 हर्ज ऑडिएबल साउंड, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट। एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, ये आपका 20 आपका किलो हर्ज से ज़्यादा होता है। 20 आपका किलो हर्ज से क्या होता है, तो ज़्यादा आपका होता है। 20 किलो हर्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या है देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है साइंस में क्या, कुछ समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्या, स्वर्णकारों द्वारा, मतलब जो आपका सोनार होता है उसके द्वारा, कह रहा है स्वर्णकार यानी कि सोनारों के द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वा रिजिया किससे मिलकर बना होता है। तो एक्वा रिजिया जो आपका बना होता है ये नाइट्रिक एसिड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान समझिए, नाइट्रिक एसिड यानी कि आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड यानी कि आपका क्या होता है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 पार्ट इसका रहता है और 1 पार्ट इसका रहता है आपका, ठीक है ना। समझ गया, नाइट्रिक एसिड और आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों कैसा एसिड है डियर, ये दोनों यानी कि दोनों कैसा है, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है। दोनों कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन आपका यानी कि बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पेट में भी बनता है, भोजन, ये हमारे पेट में भी बनता है, हमारे पेट में ही बनता है भोजन पचाने के लिए, भोजन पचाने के लिए पेट में ही बनता है आपका भोजन पचाने के लिए। ये पेट में बनता है आपका भोजन पचाने के लिए। चलिए आगे देखिए,
देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है बताइए। देखिए, मतलब जो एक बार हो गया काम डन, वो दोबारा आपका रिपीट नहीं होता, वही आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए सब्जी का पकना, ठीक है, या भोजन का पचना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिए, और अगर हम रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण की बात करते हैं, किसका? रासायनिक परिवर्तन की उदाहरण की बात करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे कि आपका भोजन का पचना, किसका पचना? आपका भोजन, ठीक है ना, यानी कि भोजन का पचना, लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग आपका, लोहा में जंग लगना, भोजन का पचना, लोहा में जंग लगना, ये सब आपका क्या है? तो आपका मतलब उदाहरण है किसका? तो आपका मतलब केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन का। और आपका दूध से दही बनना, दूध से दही आपका बनना, समझिए, दूध से आपका दही बनना, समझ गए कि नहीं समझे? दूध से क्या आपका? दही बनना। ठीक, तो देखिए नमक में, यानी कि नमक का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और जिनको भी लगता है कि आपका साइंस अगर वीक है और 8 नंबर का आपका मतलब कॉमन पेपर में, चाहे आपका पीआरटी है, दोनों है में से कोई भी है, तो आप डेली रात में 10 से 11 मेरे साथ 1 घंटा जुड़िए, 10 से लेकर के कहाँ तक? 11, 10 से 11 मेरे साथ 1 घंटा जुड़िए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे आपका साइंस इतना स्ट्रांग हो गया, और परीक्षा और टेस्ट में पूरा मतलब क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का और इन्वायरमेंट का आप बनाने लगिएगा। ठीक है, इस बैच का कुछ फीस रखा गया है 300-400 रुपया। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, तो इसको ध्यान में नहीं रखिएगा कि सर एक फीस रखें, क्योंकि इतना सारा काम करना होता है, इतना सारा सिस्टम चलता है, इतना स्टाफ है, थोड़ी मोड़ी फीस रखा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो फीस जो लिया जा रहा है, इसे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा, क्वालिटी के रूप में, ये जान लीजिएगा। तो इस बैच में हम आपको फ्री में पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे कॉमन पेपर का हो, चाहे पीआरटी का हो, सब हमने करा रखा है। उसको जाइए पहले एक बार समझिए, पूछिए, और इस बैच में इनरोल हो जाइए। देखिए, जिसके पास अभी 24 घंटा टाइम है, जितना ज़्यादा पढ़ ले सकते पढ़ लीजिए। ठीक है, आप गाइडेंस में रहिएगा। मात्र ये जब पेमेंट करिएगा और बैच लीजिएगा, तब 5 मिनट के लिए आपको दर्द होगा कि मेरा पैसा कट गया, लेकिन अभी से लेकर के एग्जाम तक आराम महसूस होगा, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब पूरा भविष्य आराम महसूस होगा। समझिए बातों को। तभी वो मत देखिए, एक एक नंबर का चाहत रखिए कि हम परीक्षा में कैसे उठा ले, और वो आपको पूरा काम यहाँ हम करके देंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो। इसमें साइंस का इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। ठीक है, लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन जब आपकी आंखों से गुजरेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब हमें साइंस में कोई कमी नहीं है, और इसे आपको निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी अगर मैं थोड़ा फोर्स आपको लगाया और आप मेरा बात मान लिए और इसमें इंटर कर गए, तब परीक्षा में नंबर तो अपने आप ही आपका बढ़ जाएगा। इस बात से आप कंफर्म होकर के रहिए। समझ गए बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगले, यानी कि मंडे, या मंडे टू फ्राइडे चलता है, मतलब आने वाले मंडे से पहले आपका जो उसमें लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और उस दिन से आप मेरे साथ लाइव कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिलेगा। देखिए, कह रहा है कि आपका हेलोटिज्म शब्द किससे आपका सहजीवी के लिए आपका उपयोग किया गया है। हेलोटिज्म, देखिए हेलोटिज्म का मतलब क्या होता है, समझिए बातों को। हेलोटिज्म इज यूज किसके लिए? तो ये शैवाल और कवक के लिए होता है। किसके लिए होता है? शैवाल और कवक के लिए। ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। शैवाल और कवक के लिए होता है, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट। देखिए, शैवाल और कवक से मिलकर के एक और चीज बनता है, शैवाल प्लस में आपका क्या? कवक। कवक से मिलकर के क्या बनता है आपका? तो लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और लाइकेन जो होता है प्राकृतिक रूप से एयर पॉल्यूशन का सूचक होता है। ये आपका प्राकृतिक आपका रूप से एयर पॉल्यूशन का सूचक होता है। एयर पॉल्यूशन का सूचक आपका होता है। एयर पॉल्यूशन का आपका क्या होता है? सूचक होता है। ये एयर पॉल्यूशन का आपका क्या होता है माय डियर? सूचक होता है। ये एयर पॉल्यूशन का सूचक होता है। ये प्राकृतिक रूप से आपका एयर पॉल्यूशन का सूचक होता है। और ये देखिए आपका शैवाल जो है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये आपका क्या कर सकता है? तो आपका फोटोसिंथेसिस
साइंथेसिस आपका कर सकता है, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस आपका करता है, मतलब ये भोजन तैयार करता है और ये इसको रहने के घर देता है। अच्छा, कोशिका कवक का, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। कवक जो है ना, इसका आपका कोशिका, कोशिका आपका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का, यानी कि काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है कोशिका भित्ति? काइटिन, काइटिन, काइटिन का बना होता है कोशिका भित्ति। किसका बना होता है? काइटिन का। चलिए आगे देखिए। परागन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? परागन अगर करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपके लिए आवश्यक नहीं है, इसे बताइए। देखिए, आग के द्वारा कोई भी आपका परागन नहीं होता है। हवा के द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं एनिमोफिली, यानी कि एनिमोफिली कहते हैं उसको, ठीक है, जो हवा के द्वारा होता है, ठीक है। और जल के द्वारा जो होता है उसको हम कहते हैं जल परागन। उसको क्या कहते हैं? जल परागन कहते हैं उसको, ठीक है। जल के द्वारा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जल परागन कहते हैं। जो जल के द्वारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? जल परागन। हवा के द्वारा होता है एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। मिलान करने वाले क्वेश्चन को आपको सबसे पहले कैसे देखना है, ये ध्यान से समझिए। जो मिलान करने वाला, पढ़ना है सर, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। हाँ, तो निकालिए, टाइम निकालिए। अभी परीक्षा से पहले वक्त ना निकाले सब कुछ छोड़ करके पढ़ने के लिए, तो परीक्षा के बाद तो ऐसे भी आपके पास वक्ते वक्त रहेगा। एक बार आपके पास सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ तो आपके पास वक्ते वक्त है। गुजरात चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कोनो और चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, सिलाई कढ़ाई ईंटा पत्थर सब ढोने के लिए मिलेगा। एक बार खाली सिलेक्शन है। बाबू मूड बना लो अभी एग्जाम से पहले पूरा, कि तोड़ो फोड़ो वाला मूड नहीं बनाए ना। अगर आप लड़की है तो चकला बेलना, लड़का है तो गुजरात या मुंबई लोहा फैक्ट्री पड़ा हुआ है, समझ रहे। ये बात हमको ना ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आपके पास जो टाइम है इसको आप 100% मतलब क्या करिए? यूटिलाइज करिए। समझ गए बातों को ना? हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, इसका आंसर बनाइए। देखिए, कह रहा लैंगरहैंस आपका द्वीपिका, लैंगरहैंस द्वीपिका से आपका क्या? तो इंसुलिन निकलता है और इसके बीटा सेल से, लैंगरहैंस द्वीपिका क्या आपका? बीटा सेल से आपका यानी कि निकलता है। बीटा सेल से आपका क्या होता है? निकलता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जो आपका पीयूष ग्रंथि है ना, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर, यानी कि मास्टर आपका ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये आपका वृद्धि हार्मोन के लिए आपका काम करता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से आपका कैल्शियम निकलता है और एड्रिनल ग्रंथि से आपका क्या? एप्रीनेफ्रिन जो है आपका ये निकलता है। समझ गए बातों को? तोड़ो फोड़ो वाला मूड कैसे बनाए सर? एकदम किताब कॉपी लेकर के बैठे रह जाते, थक नहीं जाते हैं तब तक, कि जब तक आज तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय बजे आप खाना खाते और नींद लगना तक उसमें 10-20 मिनट और आगे बढ़ाओ। जो सब्जेक्ट ई रिविजन कर लिए तो दूसरा करिए, दूसरा कर लिए तीसरा कर लिए। 1 घंटा जुड़ो मेरे साथ रात में 10 से 11 जुड़ो, पूरा तोड़ फोड़ो सिखा देंगे, जुड़ो। हाँ, सब काम करेगा, लेकिन 300-400 का कोनो बढ़िया कोर्स होगा तो नहीं खरीदेगा। मामा फूफा चाचा चाची के बेटा बेटी आएगा तो वहाँ 300-400 रुपया खर्च हो जाता है आराम से, ठीक है। आई में ना, अभी आई में खर्चा करो, बाद में दूसरी चीज में खर्चा करना। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए समझ गए। लैंगरहैंस द्वीपिका से आपका क्या? इंसुलिन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से आपका कैल्सिटोनिन निकलता है, ठीक है ना, या कैल्शियम के प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका यानी कि एपिनेफ्रिन के लिए होता है, ठीक है ना। समझ गए बातों को? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? 4-3-1, 4-3-1 ऑप्शन सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया डियर खत्म, ठीक है ना। साइंस का 8 क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसको 8 को नहीं समझना है। एक एक क्वेश्चन से मेरिट बनता है, तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और इससे जुड़ जाइए, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस करिए, ताकि 8 में पूरा नंबर लाया जा सकता है। और जिसका अगर पीआरटी है तो आप 20 में 20 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। साइंस एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। टीआरई फुरी वाले आपके बैच लिए हैं सर, जिसमें आज आप फिजिक्स पढ़ाएं। हाँ, तो वहां पे आपको, ठीक है, तो पूरा फाउंडेशन चल रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन करना। फिजिक्स अच्छा लगा ना? फिजिक्स पर क्या अच्छा लगा? तो इधर क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले डिस्कशन यानी कि कल। थैंक यू सो मच। ओके डियर, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए ताकि एक सीट आपका पक्का हो सके। थैंक यू सो मच।